Hello everyone, I Kritika Khangarot welcome you all on the MCIT digital platform. So today we will discuss the topic of cell biology BSc part 1st paper 2nd ribosomes. ऑलराइट, जब भी हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे. हमने डिफरेंसेस पढ़े थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के, बिकॉज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में डिफरेंसेस प्रेजेंट रहते हैं. नाउ इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो आएगा हमारा केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, केमिकल कंपोजिशन को जब भी हम कंसिडर करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि राइबोसोम्स किस किस से मिलकर बनते हैं. तो केमिकल कंपोजिशन में मेनली हम रासायनिक संरचना को पढ़ेंगे कि किस किस से मिलकर राइबोसोम्स बनते हैं. तो जनरली नंबर 1 अगर हम बात करें ठीक है, नंबर 1 हम अगर बात करें तो राइबोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं? आरएनए. ठीक है, एंड सेकेंड बात करें तो राइबोसोम्स मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स से. ऑलराइट, थर्डली अगर हम बात करें तो इनके अंदर कैल्शियम ना बोल के मैं बोल देती हूँ आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं. राइट, कौन कौन से आयंस हो सकते हैं? कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है. ठीक है, तभी तो ये सब यूनिट्स कंबाइन करते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयंस भी यहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं. इसके अलावा जब हम एंजाइम्स या प्रोटीन्स की ही बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं. दैट इज कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं देखते हैं. जो डिफरेंट टाइप के ये प्रेजेंट रह सकते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स, चलो हम इसे डिफरेंट उससे शो करते हैं. इनिशिएशन फैक्टर जो कि किसी भी प्रोसेस या किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टार्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज इनिशिएशन फैक्टर्स, जो हो सकते हैं IF1, IF2, IF3. ठीक है, ये सारे इनिशिएशन फैक्टर्स में हमारे आते हैं. दूसरे टाइप के फैक्टर्स बोलो या प्रोटीन बोलो जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दे आर टर्मिनेशन फैक्टर्स, जो कि क्या करते हैं? रोकते हैं किसी भी प्रोसेस को. जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको रोकने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? टर्मिनेशन फैक्टर्स. टर्मिनेशन फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं R1, R2, या फिर हम इन्हें रिलीजिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो राइबोसोम को mRNA से रिलीज करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लॉन्ग करने के लिए, चीज़ों को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स या फिर इलोंगेशन कारक. ठीक है, इलोंगेशन कारक जो हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं. दैट मीन्स EF-TU एंड EF-TS जनरली हमारे ये इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं. ये सभी राइबोसोम में उपस्थित रहते हैं ताकि ये किस प्रोसेस को करवा सके? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को ये करवा सके. ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को जब ये करवाएंगे तो सिंपली किसका सिंथेसिस होगा, किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का ही निर्माण यहाँ पर होगा. ऑलराइट, एंड TU एंड TS का मतलब होता है जो टेम्परेचर अनस्टेबल हो. ठीक है, एक ऐसा फैक्टर जो टेम्परेचर से अनस्टेबल है, स्थिर नहीं है. और TS हो जाता है हमारा टेम्परेचर से जो स्टेबल होता है, उसको हम बोलते हैं TS. क्योंकि आप लोगों को पता है कि राइबोसोम में 3 साइट्स
उपस्थित रहती हैं, ई, पी एंड ए, तो इसीलिए एक और फर्दर एंजाइम जो इसमें उपस्थित रहता है वो होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसफरेज एंजाइम है तो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, एज अ रिजल्ट लॉन्ग अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हुए जो कि केमिकल कंपोजिशन में आते हैं, दैट इज़ आरएनए, प्रोटीन, आयंस एंड डिफरेंट एंजाइम्स बोल सकते हैं। और आरएनए में आरएनए मेनली इसके अंदर कंपोनेंट में रहेगा, राइट। अब ये तो बात की हमने केमिकल कंपोजिशन की। अब बात करते हैं हम इनके नंबर की। नंबर, ऑलराइट, नंबर यानी कि संख्या। और जब हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या हमें कहाँ ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी या जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, वहाँ पे ही हमें इनकी संख्या ज़्यादा मिलेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी संख्या किसी भी कोशिका में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक भी देखने को मिल सकती है। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है कि इनकी संख्या एक कोशिका में कितनी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, ये उपस्थित कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं, तो इनकी संख्या उसी पर निर्भर करेगी। ना नंबर की तो ये हमने बात की। अब नंबर के बाद इम्पॉर्टेंट बात जो हम करते हैं वो हमारी आती है फंक्शंस की, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि राइबोसोम्स के क्या क्या कार्य रहते हैं। राइबोसोम्स, जैसा कि आप सबको पता है, राइबोसोम्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य राइबोसोम का ये होता है कि ये क्या करते हैं, किसकी तरह उपस्थित रहते हैं, ये प्रोटीन की फैक्ट्री की तरह उपस्थित रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री की तरह उपस्थित रहने का मतलब है इसका मुख्य कार्य रहता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन का संश्लेषण। अब प्रोटीन का संश्लेषण तो हो रहा है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें हम क्या देखने को मिल रहा है हमें, वो भी हम देख लेते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन संश्लेषण है। बट प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, जो भी अमीनो एसिड बन रहे हैं, सीधी सी बात है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई जिसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, वो क्या होता है, अमीनो एसिड। एंड जब अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं आप, तो अमीनो एसिड क्या करेंगे, पॉलीमर्स की तरह काम करेंगे, यानी कि एक अमीनो एसिड मिलकर किस में बदल जाएगा, पॉलीमर में बदल जाएगा। ठीक है, पॉलीमर में बदलकर प्रोटीन्स का निर्माण करेगा। तो प्रोटीन निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमने बोल दिया कि ये फंक्शंस तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ जब प्रोटीन बन ही रहा है तो एक और प्रोटीन होता है चेपरॉन। आप सब ने इसका नाम सुना होगा चेपरॉन का। चेपरॉन्स जो होते हैं क्या काम करते हैं, जो भी प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन क्योंकि लार्ज बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन की जब हम संरचना देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह के लार्ज प्रोटीन्स दिखते हैं। क्या इन लार्ज प्रोटीन्स को हम ऐसे के ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो इन लार्ज प्रोटीन्स की क्या देखने को मिलती है हमें, कॉइलिंग, सुपर इम्पोजिंग बोल सकते हो, एक के ऊपर एक इस तरह से कॉइल होते हैं। अब कॉइल करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है या
आप कॉइल भी मत बोलो, चलो फोल्ड बोल दो, फोल्डिंग। तो फोल्डिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे? चार्जेस। चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से चार्जेस होते हैं या बॉन्ड्स बनते हैं इनके बीच में। और चैपरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसी प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए, इसी प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हमारे चैपरॉन। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? जैसे ही प्रोटीन्स बनेंगे वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और इस तरह से इनकी प्रक्रिया चलती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमें ये पता है कि जो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का, जो छोटी उप इकाई होती है राइबोसोम की, तो स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो एमआरएनए को प्रोटेक्ट करके रखती है। एमआरएनए को क्या करके रखती है? बचा कर रखती है। जैसे ही हम बोल रहे हैं कि एमआरएनए को ये बचा के रखने का काम करती है, तो जब ये एमआरएनए को बचा कर रखेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी, तो राइबोसोम का एक मुख्य काम ये भी हो जाएगा, एमआरएनए को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने पास रख के उससे प्रोटीन्स का निर्माण करवाना। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिलती है, इसमें विभिन्न साइट्स होती हैं, ईपीए साइट्स उपस्थित रहती हैं। ठीक है, ये भी एक राइबोसोम का फंक्शन है, एक कार्य है कि इसमें विभिन्न प्रकार की लार्जर सब यूनिट्स पर 3 प्रकार की साइट्स रहती हैं, ई, पी एंड ए। ये विभिन्न प्रकार की साइट्स हैं। नाउ ईपीए साइट्स तो यहाँ पर हैं ही सही, लेकिन इनके पास विभिन्न प्रकार के आरएनए को बाइंड करने की क्षमता भी उपस्थित रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है? एमआरएनए को अपने से बाइंड करवाता है, जुड़ाता है। ऐसे ही ये टीआरएनए को अपने से बाइंड करवाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के आरएनए को बाइंड करवाने की क्षमता भी यहाँ पर रखता है। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बाइंडिंग की क्षमता भी इसके अंदर हमें इजीली मिलती है। तो ये कुछ कार्य हैं जो राइबोसोम्स के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, कार्य को। प्रोटीन फैक्ट्री की तरह प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स बनाते हैं, चैपरॉन्स उन्हें फोल्ड करते हैं, एमआरएनए को सुरक्षित रखते हैं, ईपीए साइट्स उपस्थित हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए से तो ये खुद बनते ही हैं। तो एक और पॉइंट यहाँ हम ऐड कर सकते हैं कि आरआरएनए के द्वारा निर्मित होते, तो आरआरएनए को भी इसके अंदर ये संरक्षित रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे हम कि ये कुछ फंक्शंस हैं राइबोसोम्स के। ओके, थैंक यू क्लास।